फ्लूइड्स का लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम बात करेंगे सरफेस टेंशन की, एक्सेस प्रेशर की, सोप बबल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ स्फेरिकल शेप्स। इनफैक्ट हम स्फेरिकल शेप से बाहर भी जाएंगे और हम कैपिलरी राइज के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही पतला सा पेपर होता है, ऐसी शेप में उसको काट देते हैं, पीछे एक छोटी सी जगह कर एक ऑयल ड्रॉप डाल देते हैं। यहाँ ऑयल ड्रॉप की वजह से यहाँ की जो सरफेस है ये ऑयली हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये फोर्स छोटी रह जाती है और वाटर सरफेस जो इस पर फोर्स लगा रहा है, सो नेट फोर्स इधर आ जाती है और ये बोट आगे की ओर भागने लगती है। L+H जो पूरा पानी की हाइट है पहले से, वो 2H से छोटी है, तो H' 2H के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि पानी हवा में उड़ के टब से निकल के ऐसे ऊपर थोड़ी भागेगा। हेलो एवरीवन, तो मैं हितेश शर्मा एक और शानदार लेक्चर लेकर आपके सामने, फ्लूइड्स का लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम बात करेंगे सरफेस टेंशन की। हम बात करने वाले हैं एक्सेस प्रेशर की, सोप बबल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ स्फेरिकल शेप्स। इनफैक्ट हम स्फेरिकल शेप से बाहर भी जाएंगे और हम कैपिलरी राइज के बारे में बात करेंगे। पर ये लेक्चर शुरू होने से पहले इम्पॉर्टेंट बात, आप इस लेक्चर को PW की ऐप पर भी देख सकते हैं, ठीक है। उस पर फ़ायदा क्या है, उस पर डिस्ट्रैक्शन कम होगा, आप इसका PDF भी वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको उस ऐप पर मिल जाएंगी जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है और डिस्ट्रैक्शन फ्री। तो आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में जो दिया है PW ऐप का लिंक, उसको डाउनलोड कर लें और उसके थ्रू इस लेक्चर को देखें तो ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर आपको PW ऐप के बारे में नहीं पता है तो करोड़ों की संख्या में बच्चे उस ऐप से पढ़ रहे हैं और सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सरफेस टेंशन पार्ट हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स होंगे ये देखते हैं। हाँ, तो टॉपिक्स होने वाले हैं, तो हाँ, ब्लैक एंड वाइट हो गया हूँ मैं। हाँ, थोड़ा सा स्किन पे थोड़ा सा इरिटेशन था, तो शेव करना डॉक्टर ने मना किया, ठीक है। तो क्या क्या हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, हम कवर करने वाले हैं पहले तो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एंड इसकी वजह से लगने वाली फोर्स प्लस एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है, जिसको सरफेस ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं या एनर्जी ऑफ सरफेस भी बोल सकते हैं। और हम क्या कवर करने वाले हैं, और हम कवर करेंगे स्फेरिकल ड्रॉप्स, बबल एक्सेट्रा, ठीक है। स्पेलिंग अगर इधर उधर हो जाए तो कोई नहीं। फिर हम नॉन स्फेरिकल शेप्स भी देखेंगे, नॉन स्फेरिकल शेप्स जैसे कि सिलेंड्रिकल मेनिस्कस होता है, ये होता है, वो होता है। और हम बात करेंगे कैपिलरी राइज की, कैपिलरी राइज, ठीक है। तो हम ये कुछ बातें इस टॉपिक में, इस एक लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आई विल बी क्विक, प्रिसाइज एंड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आपके सामने पेश होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई होगा, ठीक है। तो आप इन कंसेप्ट, मगर हाँ, जो बातें बताई जाएंगी वो बिल्कुल एलिमेंट्री से एडवांस तक होंगी, ठीक है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। सरफेस टेंशन की वजह से आने वाली फोर्स प्लस एनर्जी का, ठीक है। तो इसका क्या कंसेप्ट है, सरफेस टेंशन आती क्यों है, और सरफेस टेंशन आती है तो उसकी फोर्स, जो उसकी वजह से फोर्स जो लगती है उसमें क्या वो होता है। आपने कभी मच्छर को बैठे हुए देखा हो पानी पर, ठीक है। मच्छर पानी के ऊपर बैठ जाता है और जहां वो पानी की सतह पर बैठता है, मान लो ये पानी की सतह है मच्छर के बैठने से पहले, तो जब मच्छर बैठता है तो पानी की सतह थोड़ी सी बेंड हो जाती है इस टाइप से, और ये रहा मच्छर। मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ बट मान लेंगे, ठीक है। एलियन टाइप का मच्छर है, ये लो पूंछ बना दी, पूंछ नहीं मूंछ है ये, ठीक है। आंखें भी बना दो इसकी और पंख बना दिए छोटे छोटे से, ठीक है। तो ये मच्छर ऐसे करके बैठा और जहां ये बैठा वहां उसने पानी की सरफेस को थोड़ा बेंड कर दिया। तो पानी की सरफेस से लगने वाली ये जो फोर्सेस हैं, मच्छर का वेट कौन बैलेंस कर रहा है, मच्छर का वेट ये रहा, मास इंटू एम इंटू जी,
तो इसके वेट को बैलेंस किया जा रहा है इन फोर्सेस द्वारा जो इस सरफेस को वापस चाहती हैं। ये है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। इन फोर्सेस का वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो मच्छर के वेट को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मच्छर पानी में बैठता है। सरफेस टेंशन के और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आपने देखे होंगे। सोप एक्शन भी सरफेस टेंशन का ही एप्लीकेशन है। और आपने शायद आपने इस टाइप की बोट कभी बचपन में चलाई हो। एक बहुत ही पतला सा पेपर होता है, ठीक है, ऐसी शेप में उसको काट देते हैं जिससे वो चल पाए, और पीछे एक छोटी सी जगह कर यहाँ आप ऐसे एक ऑयल ड्रॉप डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होता है, ऑयल ड्रॉप की वजह से यहाँ की जो सरफेस है, इधर की जो सरफेस है, ये ऑयली हो जाती है। और ये जो फोर्स है सरफेस टेंशन की फोर्स, अभी हम इसको डिटेल में जाएंगे, ये कम होती है ऑयल की वजह से। ऑयल जब वाटर में डालते हैं तो सरफेस टेंशन की फोर्स कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये फोर्स छोटी रह जाती है और बाकी वाटर सरफेस जो इस पर फोर्स लगा रहा है वो बड़े एरोज है। येलो एरोज आर बिगर, सो नेट फोर्स इधर आ जाती है और ये बोट आगे की ओर भागने लगती है। होपफुली आपने ये देखा हो, अदरवाइज इस लेक्चर के दौरान ही मैं आपको ये वीडियोस वगैरह छोटे छोटे वीडियोस दिखाऊंगा। ठीक है, जिसमें ये एक्सपेरिमेंट मच्छर को बैठे हुए देखना तो बिल्कुल देखा जा सकता है। ठीक है, और भी आपने ग्लास कभी फुल भरा हो तो ग्लास के ऊपर तक पानी चला जाता है। ठीक है, मान लो अगर ये ग्लास है तो जब मैं इसमें पानी भरना स्टार्ट करता हूं तो पानी सिर्फ यहां तक नहीं, इनफैक्ट पानी कुछ ऐसी शेप ले लेता है, ऐसी शेप तक बढ़ जाता है। ठीक है, दिस इज द वाटर दैट फिल्ड इन द ग्लास। ग्लास के वॉल्यूम से ज्यादा, थोड़ा ज्यादा पानी आप उसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो ये गिर क्यों नहीं रहा है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। Why bubbles take spherical shape? Reason is surface tension, and so many things. Why all the planets and majorly moons are spherical in nature? Reason surface tension, क्योंकि जब अर्थ वगैरह बनी थी तो ऑब्वियसली गैसियस से फिर लिक्विड स्टेट में आई होगी और फिर सॉलिड स्टेट में आई होगी। तो इस ट्रांजिशन में सरफेस एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए सरफेस टेंशन ने ये शेप चूज की। ठीक है, तो ये सारी बातें हम करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आई जस्ट गेव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द लेक्चर। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन किया कि क्या क्या इसके एप्लीकेशन है। अब एक एक टॉपिक पर जाते हैं, उनके डिटेल जानते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला, सरफेस टेंशन आती कैसे है और इसकी फोर्स आती कैसे है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आती कैसे अगर नहीं भी पता हो ना, कोई नहीं पूछता कि सरफेस टेंशन का कारण क्या है। ठीक है, कभी कभी एक आध थियोरेटिकल क्वेश्चन में बात कर सकते हैं, बट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन से डील किया जाता है हमारे सारे क्वेश्चंस में। तो पहले जान लेते हैं सरफेस टेंशन आती क्यों है। दो टाइप की फोर्सेस होती हैं, एक एडहेसिव फोर्सेस और एक कोहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस between same type of molecules, sorry, between different type of molecules, different type of molecules जैसे कि between air and water, between water and glass. Okay, so these are adhesive forces. What are cohesive forces? Cohesive forces, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट की जगह सेम। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल, वाटर एंड वाटर, एयर एंड एयर एंड सो ऑन। बट हम लिक्विड सरफेस की बात करेंगे तो कोहेसिव फोर्सेस बेसिकली हम वाटर वाटर की बात करेंगे या लिक्विड लिक्विड की बात करेंगे। ठीक है, हाँ, मगर एयर एयर के बीच भी लगने वाली जो फोर्स है, एयर मॉलिक्यूल्स को अगर खींच रहे हैं, अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, तो वो फोर्स भी क्या कहलाएगी? कोहेसिव फोर्स कहलाएगी।
तो अब पानी की सतह की बात करते हैं। ये कहानी दो मॉलिक्यूल्स की है, एक जो पानी के अंदर बल्क में बैठा है और एक मॉलिक्यूल जो पानी की बिल्कुल सरफेस पर बैठा है। इस पानी के अंदर बैठे मॉलिक्यूल के चारों तरफ इसी के जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको चारों तरफ से एक इवन फोर्स फील होती है और ऑब्वियसली नेट फोर्स यहाँ 0 होती है। ठीक है, बिकॉज चारों तरफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। पानी का मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, तो इधर पानी, ऊपर पानी, नीचे पानी, दाएं पानी, बाएं पानी, पानी ही पानी। ठीक है, तो इसलिए नेट फोर्स 0। मगर इसमें क्या है, इसमें कहानी थोड़ा डिफरेंट है। नीचे तो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं मगर ऊपर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर देखें तो एयर के मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है ना वो भी कम होगी। एयर लेस डेंस है ना भाई, तो सराउंडिंग में कम मॉलिक्यूल्स होंगे या एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कम मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लगती हैं, कोहेसिव फोर्सेस लगती हैं ऐसे, और थोड़ी बहुत एडहेसिव फोर्सेस भी लग रही हैं, थोड़ी थोड़ी चुन्नू चुन्नू सी। बट इस मॉलिक्यूल के ऊपर अगर कोई पूछे व्हाट इज द नेट फोर्स, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आती हुई दिख रही है। ओके, इस वजह से ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं ये नीचे की ओर भाग जाते हैं। अब ऊपर वाली सतह, ध्यान से सुनना ये बात, एक्सप्लेनेशन बहुत डीप है। मान लो एक रूम में ऐसे ऐसे करके लोग ये यहां से लेकर यहां तक ऐसे करके लोग हमने रखे हुए हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के। ओके, खूब सारे लोग हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं यहां से यहां तक। अब इनमें से एक मैंने हटा दिया, कितने लोग हैं अभी, 6 लोग हैं, एक मैंने हटा दिया। अब 5 लोगों को यही काम करना है, तो उन्हें हाथ थोड़े से एक्सपैंड करने होंगे। क्या उनके हाथ स्ट्रेच हो गए? हाँ जी, बिल्कुल सही बात। अब 5 की जगह मैंने 4 कर दिए, तो इनके हाथों को और खींचना पड़ेगा। और 4 का अगर 3 कर दिया तो बिल्कुल ऐसे करके खींचना पड़ेगा इन्हें अपने हाथों को। यहां हाथों में टेंशन आ रही है। ठीक है, तो अगर यहां 3 ही रह गए तो भाई 3 नहीं 2 कर दिए मैंने, 3 कर लेते हैं। बीच वाले के हाथ मैंने ज्यादा लंबे कर दिए, ठाकुर बन गया ये। ठीक है, ओके। तो क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक सरफेस में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते थे, यहां जितने इस लाइन पर मॉलिक्यूल्स होंगे वहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, तो सरफेस पर डेंसिटी कम हो जाती है। मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम होने की वजह से कम मॉलिक्यूल्स को सतह बनाने के लिए अपने ऐसे करके बॉन्ड स्ट्रेच करने पड़ते हैं। सो द अपर मेम्ब्रेन बिहेव्स लाइक दिस, this surface behaves like a stretched elastic membrane, stretched elastic membrane. ओके, ठीक, ओके, ऐसे बिल्कुल तनी हुई। ठीक है, हाँ थोड़ा वेट डालोगे तो झुकेगा मगर ये वापस आना चाहेगा बहुत तेजी से। ठीक है, इसी नेचर को सरफेस टेंशन बोलते हैं, बिकॉज ऑफ विच द सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन इज नोन एज सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन समझने के बाद हम आते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन और इसकी नेचर समझे। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन की नेचर, अगर आप इस नेचर को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही पट 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 होते हैं। अदर नहीं भाई, मतलब आपको मुश्किल लगेगी, आपको सरफेस टेंशन समझने में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि आप इस फोर्स की नेचर को नहीं समझते। तो काम की बातें, 3 बातें ये जो फोर्स है ये एक्ट करती है अलोंग
अलोंग को आप ऐसे भी बोल सकते हो टेंजेंशियल टू सरफेस, टेंजेंशियल टू सरफेस। ओके, ये चाहती है ट्राई टू डिक्रीज एरिया ऑफ सरफेस और सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सरफेस, ये सरफेस का एरिया घटाना चाहती है। ऐसे लगेगी सरफेस पर कि सरफेस वापस से फ्लैट हो जाए, ठीक है, या कहें एरिया को मिनिमाइज करने के लिए सरफेस टेंशन की फोर्स सरफेस पर लगती है। इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। ऐसे करके मैं एक लाइन खींच के भी दिखा सकता हूं, ठीक है, खुद लिक्विड पर। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट with liquid surface, with liquid surface. Okay, ये तीन बातें इतनी गहरी हैं और यही तीन बातें सबसे ज्यादा काम की हैं, ठीक है। पूरे टॉपिक में मैं कहूं कि मैं टॉपिक लगभग सारा बता दिया है इन तीन बातों के थ्रू। यही तीन बातें हमें समझनी है, यही तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की फोर्स कैसे लगती है, अब एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये पानी है, ऐसे करके पानी की सतह, ऐसे कटोरे में पानी भरा था और पानी पे आपने एक इमेजिनरी लाइन खींच दी, ऐसे करके ये लाइन खींच दी, ठीक है। और इस लाइन पर कैसे फोर्स लगेगी, इधर वाली सरफेस चाहेगी, अगेन ये परपेंडिकुलर है टू द लाइन और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट, ये टेंजेंशियल लग रही है। और इधर वाली सरफेस आपने क्या किया, इस लाइन के थ्रू इस पूरी सतह के दो हिस्से कर दिए, सरफेस 1 और सरफेस 2। सरफेस 1 चाहती है कि मैं अपना एरिया कम कर लूं, आधा इधर वाला सरफेस 1 है। सरफेस 2 भी यही चाहती है कि मैं अपना एरिया कम कर लूं। ये सरफेस 1 और सरफेस 2 है तो सेम ही लिक्विड की सरफेस, तो इसलिए इनकी जो फोर्सेज है वो बैलेंस हो जाती हैं और ये लाइन कहीं नहीं जाती, ठीक है, और ये लाइन कहीं नहीं जाती। अगर पीछे वाले एग्जाम्पल की बात करें तो भी मैंने इस बात का ध्यान रखा था, टेंजेंशियल टू द सरफेस, और ये सरफेस को फ्लैट करने की कोशिश करिए, फ्लैट करेंगी तो ऑब्वियसली एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की फोर्स ऐसे लगती है, काम की बात इतनी है, ठीक है। अब इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की डायरेक्शन नहीं होती है, किसकी डायरेक्शन होती है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट in contact with liquid surface, in contact with liquid surface, in contact with liquid surface. Okay, liquid surface. ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है किस पर, ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स है, ओके। और ऑब्वियसली जितना फोर्स ऑब्जेक्ट सरफेस पे लगा रहा होगा उतना फोर्स सरफेस पर लगा रहा होगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर लगा रहा होगा सरफेस, एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ, ठीक है। तो ये तो हो ही रहा होगा, ठीक है। तो ये अब इस फोर्स की वजह से एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कुछ सिचुएशन को डील कर रहे हैं। मान लेते हैं ये है एक फ्रेम, फिक्स्ड फ्रेम, ठीक है। ये फ्रेम भी मैं दिखाऊंगा अभी, ऐसे करके ये आपने एक मूवेबल रॉड, दिस इज अ मूवेबल रॉड, मूवेबल रॉड, और यहां आपने लगा दी सोप फिल्म, ठीक है। तो ये सोप फिल्म क्या कर रही है, ये सोप फिल्म इधर फोर्स लगा रही है इस रॉड के ऊपर
अगेन फिर से वही तीन बातें, क्या ये फोर्स परपेंडिकुलर टू द लेंथ, बोले तो परपेंडिकुलर टू दी रॉड इन कांटेक्ट विद द लिक्विड सरफेस है, हाँ जी। क्या ये फोर्स अपना एरिया कम करना चाह रही है, हाँ जी। क्या ये फोर्स सरफेस ऑफ लिक्विड के टेंजेंशियल है या अलोंग द सरफेस है, हाँ जी। तो फिर से ये तीनों बातें मैंने इस डायग्राम में सेटिस्फाई की, ठीक है। तो ये फोर्स कितनी होगी, अब इसका ना दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं फिर से दोस्तों। जैसे कि ये फिल्म है, ठीक है, ये फिल्म मान लेते हैं, ठीक है, ये वैसे मेरा फोन है और ये रॉड है। अभी मैंने ना आपको जो डायग्राम दिखाया वो ऐसे है, ठीक है, ओके, और इधर ही कर लेते हैं हम, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, ये रॉड, इधर फिल्म, ठीक है, ओके, और एरोज ऐसे दिख रहे हैं आपको। अभी मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है रॉड का ये वाला छोटा सा गोला वाला क्रॉस सेक्शन, शायद दिख रहा हो, ठीक है, ओके। और फिल्म की पतली सी एक लेयर बन गई अब, दैट इज लाइक अ पेज, ठीक है। तो अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे करके घुमा के देखूं तो मुझे दिखेगी ये वाइट कलर की रॉड, रॉड का भी क्रॉस सेक्शन, और मुझे दिखेगी ग्रीन कलर की फिल्म, पतली सी फिल्म। इन दो ग्रीन लाइन के बीच में है सोप लिक्विड, और ये जो फोर्सेस मैंने पिंक एरो से दिखाए हैं ये इधर दिखेंगे। दो सरफेसेस हैं, सोप फिल्म हैज टू सरफेसेस, वी हैव टू सरफेसेस। ऑब्वियसली पेज पर भी दो सरफेसेस होती है ना भाई, तो सोप फिल्म हैज टू सरफेसेस। और ये फोर्स, तो फोर्स कितनी लगेगी, ऊपर से भी सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, नीचे से भी सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, तो 2SL आ जाती है। तो फोर्स ऑन रॉड इज नथिंग बट 2 टाइम्स सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, ठीक है। और अगर मैंने इस रॉड को थोड़ा सा x डिस्प्लेस किया आगे या इधर कहीं भी मान लो, ठीक है, तो ये यहां आगे आ गई और एरिया में बदलाव हुआ इतना, तो वर्क डन बाय सरफेस टेंशन, वर्क डन बाय सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू लेंथ इंटू 2, ये फोर्स थी, इंटू डिस्प्लेसमेंट x। मैं वैल्यू में डील कर रहा हूं, प्लस माइनस देखने छोड़ सकते हैं अभी के लिए। तो ये हो गया s इंटू 2LX। क्या 2LX को ये लिख सकते हैं सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया। और वर्क डन बाय सरफेस टेंशन इज बेसिकली चेंज इन एनर्जी ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो एक ऐसा फॉर्मूला बन जाता है, चेंज इन एनर्जी ऑफ सरफेस, चेंज इन एनर्जी ऑफ सरफेस, और सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया, ठीक है। और अगर चेंज हटा दें तो आप सीधे एनर्जी ऑफ सरफेस को लिख सकते हो सरफेस टेंशन इनटू एरिया, ठीक है। इस पर बेस्ड हम बात कर लेते हैं, जैसे कि एक लिक्विड ड्रॉप है, r रेडियस की लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप में एक ही सरफेस होती है बाहर वाली ऑब्वियसली, तो एनर्जी इसकी कितनी होगी, एनर्जी इसकी लिख सकते हो सरफेस टेंशन इनटू 4πr², वेयर r इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। और वहीं अगर ये सोप बबल है, सोप बबल ऐसा दिखाना चाहिए ऑल द टाइम, बीच में सोप लिक्विड, इसकी दो सरफेसेस हैं, दोनों की रेडियस r मानी जा सकती है, तो इसकी जो एनर्जी होगी सरफेस की उसको लिखा जाना चाहिए सरफेस टेंशन इनटू 4πr² इनटू 2 बिकॉज ऑफ टू सरफेसेस, ठीक है भाई, ओके। तो बेसिक सरफेस टेंशन के कंसेप्ट हमने डील कर लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं सरफेस टेंशन पर बढ़िया आहा क्वेश्चंस की, ठीक है। तो देखते हैं पहले मजेदार शानदार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्या हमें मिलता है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन IIT-JEE का आया हुआ 2007 का, लगभग 19-20 साल पुराना IIT-JEE का क्वेश्चन है, मगर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखें, ठीक।
और नीट की ये फितरत रही है कि वो IIT JEE के पुराने अच्छे आए हुए सिचुएशंस को बिल्कुल आपके सामने रखता रहता है। ठीक है, तो देखते हैं। Water is filled up to a height h in a beaker of radius r as shown in the figure. The density of water is rho, the surface tension is T, and the atmospheric pressure is P naught. Consider the a vertical section ABCD of the water column through a diameter of the beaker. The force on the water on one side of the section by the water on the other side of the section has a magnitude this. ठीक है, मैंने बहुत तेजी से पढ़ दिया। तो बताना है, इस पानी भरा हुआ था और पानी को आपने दो हिस्से में बांट दिया इस वर्टिकल सेक्शन ABCD द्वारा। तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर कितनी फोर्स लगा रहा है, ये बताना है आपको। बस इतनी सी बात है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ना कॉपी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, और फिर इस बड़े डायग्राम को और बड़ा कर देते हैं। बूम 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 बूम। ठीक है, इसी पर फोकस है हमारा, यही हमारा आंसर देगा। ठीक है, तो मैं दिखाता हूं। अब इसको हिस्सा 1 बोल देते हैं और पतला कर दो इसको। इसको हिस्सा 2 बोल दो। 1 2, होपफुली ये कलर्स दिख रहे होंगे। हाँ दिख रहे, ठीक है, ओके। तो 1 से लगने वाली फोर्सेस 2 पर। ठीक है, हम क्या दिखा रहे हैं, 1 से लगने वाली फोर्सेस 2 पर। ठीक, तो 1 कौन कौन सी फोर्स लगा रहा है, 1 लगा रहा है भाई एक तो सेंटर पर ऐसे करके P सेंटर इनटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये फ्लूइड स्टैटिक में पढ़ा है, ये लास्ट लेक्चर जो था ना उसमें हमने यूज किया था। किसी भी वर्टिकल फेस पर अगर आपको फोर्स बतानी है तो ऊपर छोटी फोर्स होती है, ये छोटी फोर्स, ये बड़ी फोर्स, ये और बड़ी फोर्स, ये और बड़ी फोर्स और ये और बड़ी फोर्स। इन फोर्सेस को रिजल्टेंट आप सेंटर पर प्रेशर और एरिया मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ठीक है, एक ये फोर्स हो गई। और जो सरफेस है, किसकी सरफेस, इसकी 1 की सरफेस अपने आप को छोटा करना भी चाह रही है, तो वो ऐसे भी फोर्सेस लगा रही है। ओके, हाँ 90 डिग्री है ये। ठीक है, ये फोर्स कितनी होगी, ये फोर्स होगी सरफेस टेंशन इनटू 2 टाइम्स रेडियस डायमीटर, एक ही सरफेस है। ठीक है, तो लिक्विड 1 इधर लगा रहा है प्रेशर की वजह से फोर्स, इधर खींच रहा है सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स। तो नेट फोर्स जो आएगी वो आएगी P सेंटर इंटू एरिया माइनस सरफेस टेंशन इंटू 2R। सरफेस टेंशन का सिंबल मैं जनरली S लेता हूं, मगर इन्होंने T लिया है तो इनकी वो कर लेते हैं यार, हमें तो आंसर यहीं से मैच कराना है, तो S की जगह T लिख लो आप। ठीक है, सॉल्व करते हुए P सेंटर है P ATM विच इज P नॉट, प्लस पानी की हाइट है H, तो H/2 रो जी, क्योंकि H/2 ही सेंटर है, इनटू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ABCD। इस रेक्टेंगल का एरिया होगा 2R इंटू H माइनस सरफेस टेंशन का सिंबल T है इंटू 2R। दिस इज द फोर्स। और इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें तो P नॉट 2RH प्लस ये कैंसिल H R स्क्वायर रो जी, R स्क्वायर नहीं सॉरी H स्क्वायर R रो जी, स्क्वायर गलत जगह लगा दिया मैंने, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, और माइनस T इंटू 2R। तो कोई एक आध ऑप्शन मैच कर रहा होगा, जैसे कि सेकंड मैच कर रहा है भाई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन मैच कर गया। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस हम आपके सामने रखते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन अब हमारे सामने आता है। ओके, ठीक, ये भी एक बहुत ही शानदार, उससे जो हमने अभी किया उससे थोड़ा नया IIT JEE का एक और क्वेश्चन 2014 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग वाटर बबल begins formed at the bottom of the vessel detach and rise। ठीक है, जब इसको हीट करते हैं
तो यहाँ से डिटैच होता है और ऊपर की ओर जाने लगता है ऑब्वियसली। टेक द बबल टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस आर मेकिंग ए सर्कुलर कॉन्टैक्ट ऑफ रेडियस। यहाँ अभी ये टच में है और जो कॉन्टैक्ट है स्फीयर का, जो कॉन्टैक्ट बॉटम में बन रहा है वो आर रेडियस का एक सर्कल मान सकते हैं। और जो छोटा आर है वो बहुत छोटा है बड़े आर से। सरफेस टेंशन की वैल्यू टी है, तो बताना है कि रेडियस छोटे आर की वैल्यू क्या होगी जस्ट बिफोर इट डिटैचेस फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, फिर से इसके लिए एक बड़ा डायग्राम बना लेना बेहतर होगा। तो एक बड़ा डायग्राम बनाते हैं जिसमें दिखेगा ये कौन क्या, ये है हमारा स्फीयर और एक आर रेडियस का छोटा कॉन्टैक्ट, थोड़ा बगल, हाँ ठीक है। यहाँ बहुत छोटा नहीं दिखाया है मैंने, मगर हाँ फिर भी आप इसको बहुत छोटा बोल सकते हैं। ये सेंटर भी दिखा दिया, ठीक है ओके। तो ये नीचे वाला हिस्सा है नहीं, ठीक है, यहीं पर कांटेक्ट है। अगर चाहो तो आप कांटेक्ट में येलो डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ। ओके, ये कांटेक्ट, ठीक है, तो नीचे वाला हिस्सा है नहीं। तो अब इस पर लग रही है एक बाइंड फोर्स, किस पर, बबल पर लग रही है एक बाइंड फोर्स F बाइंड ऑन बबल ड्यू टू फ्लूइड। और ये जो कांटेक्ट मेंटेन है ये चारों तरफ से, ठीक है। इस फोर्सेस को बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, अदरवाइज आप फिर से गलती कर लोगे, ठीक है। इमेजिन करें एक रिंग, ठीक है, मेरे पास यहाँ कड़ा नहीं है, ठीक, तो एक रिंग है, उस रिंग, वो जो रिंग है उस रिंग पर ऐसे करके अगेन ये जो है ना ये 90 डिग्री ही है। इस रिंग के छोटा सा पोर्शन लिया मैंने, इतना छोटा सा जो स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट पर ऐसा कोई भी एरो, उस स्ट्रेट पर ऐसा कोई भी एरो परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है। तो ये फोर्स इस छोटे से हिस्से पर, जहां मैं इस फोर्स को दिखा रहा हूं वहां ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। येलो पार्ट पर ये फोर्स, पिंक एरो परपेंडिकुलर है उस छोटे से पार्ट की बात कर रहा हूं जिस पर ये फोर्स लग रही, ये सरफेस के टेंजेंशियल भी है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी, दोनों एरोज मिलाकर जो वैल्यू होगी वो होगी 2 पाई आर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट इनटू सरफेस टेंशन का सिंबल है टी। मगर ये फोर्स का एक कंपोनेंट कैंसिल होगा और एक ये 90 डिग्री है। तो कोई बोले कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होगा, तो मान लेते हैं ये एंगल कुछ थीटा है, तो इस दिशा में जो कंपोनेंट आएगा वर्टिकल दिशा में वो कितना आएगा, वो आएगा हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 2 पाई आर इंटू टी इंटू कॉस और साइन थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट है इस फोर्स का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है और ये रेडियस आर है और ये रेडियस आर है और ये एंगल थीटा हो जाएगा। कैसे थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ और वो वाला एंगल थीटा हो गया, ठीक है। होपफुली क्वेश्चन समझ में आया। और ये दोनों फोर्सेस, ये नीचे की ओर फोर्स और ये ऊपर की ओर फोर्स एट द टाइम ऑफ डिटैचिंग ना जस्ट बराबर होंगी, जस्ट बराबर। उससे पहले क्या हो रहा हो, उससे पहले ये वाली फोर्स ज्यादा होगी इसीलिए बबल ऊपर नहीं जा रहा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वाली फोर्स ज्यादा हो जाएगी इसलिए बबल ऊपर भाग गया। तो एट द टाइम ऑफ डिटैचिंग दोनों फोर्सेस जस्ट मैच हुई होंगी। एट द टाइम ऑफ डिटैचिंग बाइंड फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय vertical component of surface tension force 2 pi r into t into sin theta, ठीक है। पेन थोड़ा सा पतला कर लें। F बाइंड है 4/3 पाई बड़ा R क्यूब इंटू रो इंटू जी। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैंने अप्रोक्सीमेशन ले लिया है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये
गायब करके, ठीक है। ऐसा मान लिया कि लगभग पूरा स्फीयर है, वो कंडीशन भी सही है क्योंकि छोटा आर ना बहुत छोटा है, ठीक है। तो इट इज ऑलमोस्ट स्फीयर, तो पूरा वॉल्यूम स्फीयर का ले लिया, इंटू रो इंटू जी, बाइंड फोर्स आ गई, और 2 पाई आर इंटू टी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा इस ट्राइंगल से देखें तो आर बाय आर ही आ रहा है, ठीक है। तो आपका पाई कैंसिल, 2 से ये 4 का 2 बन गया, और यहाँ बचा आर स्क्वेयर इंटू टी कम्स आउट टू बी, ये कैपिटल आर उधर ले गए, 2/3 आर टू द पावर 4 रो जी, टी भी यहीं दिखा दो, आर की वैल्यू आ गई, आर की पावर 4 का रूट लिया तो आर स्क्वायर बाहर, और बचा क्या, 2/3 रो जी बाई टी। ओके, तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा, 2/3 रो जी बाई टी, बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन ही मैच कर रहा है। बढ़िया, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सारी बातें आपको ये बता रहा है, मजेदार मजेदार, ठीक है। जानने वाला क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक और बढ़िया सिचुएशन, और 2013 का आईआईटी का आया हुआ एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, आईआईटी इस मामले में तो बहुत सही एक्सप्लोर करती है नई नई सिचुएशंस, नए नए टाइप के क्वेश्चंस। उससे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस मॉड्यूल्स वगैरह में नहीं होते, फिर ऑब्वियसली फिर तो बाहर आ जाती है। तो क्या है, एज्यूम दैट अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड evaporates बाय डिक्रीजिंग इट्स सरफेस एनर्जी, ठीक है, सो दैट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड। एक लिक्विड ड्रॉप एवेपोरेट होती है धीरे धीरे अपनी सरफेस एनर्जी का यूज करते हुए, ऑब्वियसली, ठीक है, तभी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एवेपोरेशन में एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी आएगी सरफेस एनर्जी से, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ ड्रॉप फॉर दिस टू बी पॉसिबल, ठीक है। क्या रेडियस होनी ही चाहिए, उससे छोटी रेडियस पर यह काम करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो the surface tension is T and the density of liquid is rho, L is latent heat of vaporization, ठीक है। तो एक और पेज ले लेते हैं फिर से, बड़े पेज पर क्या होता है, सुंदर से दिखता है, ठीक है। तो यहां हम दिखाते हैं एक लिक्विड ड्रॉप जो कि इवेपोरेट हुई, ठीक है, ओके। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे हो क्या रहा है। ये इसका सेंटर भी दिखेगा क्या, हाँ देखिए, ये रेडियस पूरी थी आर, बाहर वाली सरफेस तक जो रेडियस थी वो थी आर, ठीक है। और ये थोड़ी सी थिकनेस डी आर, ये जो थिकनेस है ये है डी आर, ठीक है। ये कम हुई, इस कम होने से क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुई होगी, या कहें सरफेस एनर्जी सिस्टम से रिलीज हुई होगी, ऐसे करके निकली होगी। और वो निकल के क्या करेगी, निकल के वो इस येलो थिक लेयर को क्या करेगी, इवेपोरेट करेगी, ओके। सो द डिक्रीज इन surface energy will cause evaporation of thickness dr, ठीक है। बस यही कंसेप्ट है। और जब ऐसा होना बंद हो जाएगा कि ये जो डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी है वो कम रह जाएगी, जितनी एनर्जी इसको एवेपोरेट होने के लिए चाहिए, तो ये होना बंद हो जाएगा, दैट विल बी द मिनिमम रेडियस। तो लिमिटिंग केस में जस्ट बराबर कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले ज्यादा होगी डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, ओके। तो लिमिटिंग केस में हम दोनों को बराबर कर रहे हैं, तो डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी is equal to energy required to evaporate, energy required to evaporate
थिकनेस डी आर, थिकनेस डी आर। तो डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी को हम लिख सकते हैं 4πr² इंटू टी। इसको डिफरेंशिएट कर दें बस, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 8πr/dr इंटू टी। और कितनी एनर्जी चाहिए, वो जो वॉल्यूम है वो है 4πr²dr। अच्छा, मैंने छोटी रेडियस आर यूज कर ली, जबकि डायग्राम में मैंने बड़ा दिखाया, पर चलेगा यार, ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। 4πr²dr ये हो गई थिकनेस वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हो गया मास ऑफ लिक्विड इंटू लेटेंट हीट। तो दिस शुड बी इक्वल टू 4πr² इंटू रो इंटू एल। अब क्या क्या कैंसिल हो गया, dr से dr कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2, एक r से एक r की पावर गई, तो बचा क्या, इस साइड बचा सिर्फ 2t और उस साइड बचा r/l, r/l। और कुछ बचा नहीं, तो रेडियस की वैल्यू आ गई 2t/ρl। कुछ है ऐसा कोई ऑप्शन? 2t/ρl बिल्कुल सही बात है यार, डी ऑप्शन है, मैच करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये बता रहा है कि इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप कैसे हो रहा है। अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो भी वो इवेपोरेट हो सकती है। तो ये जो एनर्जी आई इवेपोरेशन के लिए कहाँ से आई, उसी की सरफेस एनर्जी, ठीक है, उस इवेपोरेशन का कारण बनी। बहुत ही शानदार सिचुएशन, इसको कई कॉम्पिटिटिव इनफैक्ट ओलंपियाड टाइप की सिचुएशंस में भी एक्सप्लॉइट किया जा चुका है, ठीक है। तो एक और बढ़िया शानदार सिचुएशंस की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पिटारे में क्या है। तो देखते हैं दोस्तों क्या सिचुएशन है। 2003 में आया हुआ और इस पर 4 मार्क्स भी लिखा है। 4 मार्क्स बोले तो 2003-4 में जो पेपर्स आते थे ना आईआईटी के, वो सब्जेक्टिव आते थे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में अच्छे क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, थोड़े मुश्किल होते थे। इनको ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है, तो क्योंकि क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ठीक है, इसका सोल्यूशन बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। और उस टाइम पे 4 मार्क्स मतलब इम्पोर्टेंट वेटेज रखता था, ठीक है। कुछ 12-15 क्वेश्चन आते थे। हाँ, तो क्वेश्चन चालू करते हैं। एक सो बबल है दैट इज बीइंग ब्लोन एट द एंड ऑफ वेरी नैरो ट्यूब ऑफ रेडियस बी। वो नहीं होता, आप स्ट्रॉ डालते हैं और फिर ऐसे करके फूक मार के सो बबल बनाते हैं, वैसे ही सेटअप है। तो स्ट्रॉ की रेडियस बी है, जो कि छोटी ही वैल्यू है, उसमें से आप बबल बना रहे हैं और एयर रो डेंसिटी की मूव कराते हैं विद वेलोसिटी v इनसाइड द ट्यूब एंड कम्स टू रेस्ट इनसाइड द बबल। द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप टेंशन इज t, ठीक है। सोप की वजह से जो सरफेस टेंशन है वो t है। आफ्टर सम टाइम बबल हैविंग ग्रोन टू रेडियस r, बबल जो है वो r रेडियस का बन जाता है। इसका छोटा सा सेटअप में बना देता हूं। यहाँ ये है b रेडियस की एक ट्यूब, इसमें आप एक बड़ा सा बबल बना लेते हैं और यहाँ से आ रही है हवा, v वेलोसिटी से आप हवा मार रहे हैं। और जब ये रेडियस r हो जाती है इस बबल की, ये तो b है, तो ये डिटैच हो जाता है इस हवा के फोर्स की कारण। सरफेस टेंशन की फोर्स डोमिनेट नहीं कर पाती, या कहें उस क्षण पर, जिस क्षण पर ये डिटैच हो रहा है, सरफेस टेंशन की फोर्स और हवा का धक्का बराबर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ r so that you can consider the air to be falling normally on the bubble surface। और छोटे रेडियस को बड़ा ही माने, मतलब रेडियस r को बड़ा ही माने कैपिटल B से, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या हमारी सिचुएशंस फंसती हैं इसमें, और हम एक थोड़ा सा बेहतर डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये रहा आपका बबल, ठीक है, थोड़ा बड़ा बबल बना लिया है हमने, चलेगा। और ये रही आपकी ट्यूब, ओके।
और इसका सेंटर ले लेते हैं जिससे कि डायग्राम सिमेट्रिक रहे। लग रहा है ये बीच में ही। ऐसा मान लो, ठीक है। ओके, लगभग लगभग। ओके, तो क्या हो रहा है, या फिर इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखाता हूँ मैं, आपको समझने में आसानी होगी। ये एक, हाँ ये ठीक है, ये अच्छा है। इसकी उसको बी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ ट्यूब दिखा दो, ऐसे करके इसको गायब कर दो। ये ट्यूब है, ठीक है। यहाँ से हवा आ रही है, इसकी रेडियस बी है, बी। इसकी रेडियस छोटा आर है। बबल चिपके रहना चाहता है, या कहें बबल छोटा होना चाहता है, तो जो बबल पर फोर्स लगाई जा रही है इस ट्यूब द्वारा, सरफेस टेंशन की जो फोर्स है वो इस तरीके से लगाई जा रही है, ऐसे सरफेस के अलोंग, ठीक है। ओके, ये ऐसे करके ये रिंग है और ये बहुत बहुत सारे एरोज होंगे अलोंग द सरफेस, ठीक है। मैं यहाँ 2 ही एरोज दिखा रहा हूँ, पर ये पूरी इस सरकमफेरेंस पे ऐसे करके बिल्कुल कोन बना रहे होंगे ये एरोज, ठीक है। ओके, और ये एंगल 90 डिग्री है ऑब्वियसली। इसको बी, तो ये एंगल थीटा मान लेते हैं। ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, बिल्कुल वैसे ही डायग्राम है जैसा लास्ट क्वेश्चन में था, ठीक है। तो अब यहां से आने वाली एयर, तो फोर्स ड्यू टू एयर बबल पे ऐसे लग रही है, ये है फोर्स ड्यू टू एयर। इसको बैलेंस किया जा रहा है इन फोर्सेस के वर्टिकल कंपोनेंट या कहें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल, एफ हॉरिजॉन्टल ऑफ सरफेस टेंशन, ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं। तो देखते हैं, फोर्स ड्यू टू एयर, एफ ड्यू टू एयर तो होता है रो ए वी स्क्वायर, ये फ्लूइड्स पे हम पढ़ते हैं। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा सरफेस टेंशन का, ये वाली फोर्स होगी, सो बबल है तो 2 सरफेसेस हैं, तो 2 इंटू 2 पाई बी इंटू सरफेस टेंशन इंटू साइन थीटा, ठीक है। बिल्कुल ही वैसा फंक्शन है जैसा कि हमने अभी अभी देखा था। तो रो एरिया, एरिया कितना ले जिससे वो घुस रही है, पाई बी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, 4 पाई बी इंटू टी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, साइन थीटा आ रहा है बी बाय आर। ये भी बी स्क्वायर कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं। रेडियस हमें निकालनी है, तो आर इक्वल टू 4t बाय रो इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है। आए हुए क्वेश्चन में काम की बात क्या है, वो लीगलाइज, वो लेजिटिमेट क्वेश्चन हो जाते हैं, वो मान्य हो जाते हैं कि वो किसी भी एग्जाम में दिए जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आए हुए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, देखें इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो अभी हमने देखे सरफेस टेंशन, बेसिक सरफेस टेंशन पर कुछ और क्वेश्चंस। अब छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे और फिर हम आगे उस टॉपिक पर कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एक्सेस प्रेशर एंड कैपिलरी राइज, ठीक है। एक्सेस प्रेशर एंड कैपिलरी राइज, तो होता क्या है, बहुत सरल सी बातें करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। मान लो एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, और उस पर 2 लोग फोर्स लगा रहे थे, एक इधर से एक इधर से। ये F1 था, ये F2 था, और ये ऐसे मुड़ गई।
ठीक है, तो सोच के देखो कौन सा ज्यादा है। इफ दिस टर्न्स टू दिस, ठीक है, F1 ने ऐसे करके दबा दिया, तो ऑब्वियसली इट मींस F1 इज ग्रेटर देन F2। तो पहली चीज हमने ये एस्टैब्लिश की, प्रेशर इज मोर या फोर्स इज मोर ऑन कॉनकेव साइड, ऑन कॉनकेव साइड प्रेशर इज मोर, प्रेशर इज मोर। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है भाई, बिल्कुल सुपर कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, तो प्रेशर इज मोर ऑन कॉनकेव साइड। अब ये जो आगे मैं एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ ना, वो एक्सप्रेशन का डेरिवेशन नहीं कर रहे हो, हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। ठीक है, तो जो अलग अलग टाइप के मेनिस्कस होते हैं उनमें जो प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है, डेल्टा पी, वो होता है S1/R1 प्लस 1/R2। ये एक्सप्रेशन है, वेयर आपने इस एक्सप्रेशन की एक दूसरी फॉर्म देखी होगी, वेयर R1 and R2 are radius of curvature, are radius of curvature in perpendicular direction, perpendicular direction। ओके, इस बात को समझते हैं। जैसे एक स्फीयर है, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप में क्या है, स्फेरिकल मेनिस्कस बोल दो। उसमें क्या है, दोनों की रेडियस R1 R2 दोनों ही रेडियस ऑफ स्फीयर होती है, दोनों ही रेडियस ऑफ स्फीयर होती है। देखिए ऐसे बॉल है, ठीक है, इधर से भी कर्व्ड है R1 और इधर से भी R1। ठीक है, तो ऐसे भी आप जाएंगे इस प्लेन में तो रेडियस R1 है, और इस प्लेन में जाएंगे तो भी रेडियस R1 है। ठीक है, बॉल की कर्वेचर दोनों दिशाओं से सेम है अगर बॉल स्फेरिकल है। ठीक है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मेनिस्कस, एक रेडियस तो R है विच इज रेडियस ऑफ सिलेंडर, दूसरी रेडियस ना इनफाइनाइट होती है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर की एक सरफेस ना फ्लैट होती है। ठीक है, मेरे पास सिलेंडर भी है। ठीक है, पानी पी लो। यहां से कर्व दिख रहा है, मगर ये कर्वेचर तो है, और इस दिशा में, वर्टिकल दिशा में अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट रेडियस मतलब स्ट्रेट सरफेस मतलब इनफाइनाइट रेडियस। ठीक है, तो स्फेरिकल सरफेस के लिए प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया, 2S/R। सिलेंड्रिकल के लिए कितना हो गया, S/R। और भी टाइप के शेप्स होते हैं, ट्यूबुलर मेनिस्कस बोलते हैं उनको, ट्यूब शेप का। ठीक है, टायर ट्यूब, टायर ट्यूब में दो रेडियस होती है, एक तो टायर ऐसे जो गोल घुमा होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक सिलेंडर था जिसकी खुद की रेडियस, सिलेंडर की खुद की रेडियस थी अपनी लेट से 10 सेंटीमीटर, बड़ा सा सिलेंडर था, उसको जब आपने घुमा के ट्यूब बनाया तो वो जो सर्कल बना उसकी रेडियस बड़ी आई, लेट से 2 मीटर। तो नाउ दिस सिलेंड्रिकल ट्यूब हैज टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक तो छोटे वाला जो सिलेंडर की रेडियस हुआ करती थी, शायद मैंने 10 सेंटीमीटर बोला था, भूल गया मैं, और एक ये इस ट्यूब की रेडियस जो कि 2 मीटर आई। ठीक है, तो दो रेडियस होंगी, तो वहां R1 R2 की वैल्यू अलग होगी और आप निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ, जनरली नीट में यही पूछा जाता है, स्फेरिकल मेनिस्कस, स्फेरिकल शेप ही आती है, इस वजह से काम चल जाता है। ओके, क्लियर है? हाँ, पर लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो आया था, मतलब वो देखकर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमें बियॉन्ड जो कन्फाइंड सिलेबस है उसके बियॉन्ड भी थोड़ा सा चला जाना चाहिए। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखें दोस्तों, इससे हमारा काम चल जाएगा, चाहे कितना ही टफ क्वेश्चन आए, चाहे कोई भी सिचुएशन।
ठीक है। हाँ, ये दो फेमस है, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल मेनिस्कस आर क्वाइट फेमस सिचुएशंस। ठीक है, ओके। तो अब हम कैपिलरी राइज की बात करते हैं, या हाँ ऐसे देख लेते हैं। ड्रॉप के अंदर ये लिक्विड ड्रॉप है, पूरी भरी होती है, स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप, स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, तो यहां अंदर अगर मैं प्रेशर निकालूं, ऑब्वियसली पी इनसाइड ज्यादा होगा, कॉनकेव है, पी आउटसाइड और एक ही सरफेस है तो 2s/r। और अगर ये सो बबल है, सो बबल हैज टू रेडियस, सॉरी टू सरफेसेस। ठीक है, तो इस पॉइंट को 1 बोल रहे हैं, और ये जो सो बबल के लिक्विड के अंदर पॉइंट है उसको 2 बोल रहे हैं, और ये बाहर वाले को तो पीएटीएम बोलोगे ही बोलोगे। तो P2 ज्यादा है पीएटीएम से, कितना, s 2s/r, 2s/r, एक सरफेस की वजह से 2s/r। और P1 ज्यादा है 2 से, क्योंकि 1 कॉनकेव साइड पर है और 2 कॉन्वेक्स साइड पर है, तो P1 माइनस P2 इज अगेन 2s/r। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं, सर आपने इस रेडियस को भी r बोल दिया और बाहर वाली रेडियस को भी r बोल दिया। हाँ यार, ना के बराबर थिकनेस है यार। ठीक है, मतलब मिलीमीटर में एक माइक्रोमीटर ऐड कर दोगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। सो बबल 4-5 मिलीमीटर का तो होता होगा ना, और ये जो थिकनेस है ये माइक्रोमीटर की होती है। ठीक है, 1000 रुपये में 1 रुपये का डिस्काउंट लेकर आते हो क्या? ठीक है, 1000 रुपये की चीज लेने गए और बोला 1 रुपया कम कर दो, ऐसे करते हो नहीं ना, फिर यहाँ भी नहीं करो। तो जैसे ही मैंने ये ऐड किया तो P1 माइनस PATM आ जाता है, अंदर जो एक्सेस प्रेशर है वो 4s/r आ जाता है। ठीक है, होपफुली ये इस टाइप की बेसिक बातें तो आपने की ही होंगी। ठीक है, अब हम आते हैं कैपिलरी राइज पर। कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज का डायग्राम बहुत ही काम का है। ठीक, तो पहले हम एक चलो इसी से बना देते हैं। ये हमारा मेनिस्कस और ये रही हमारी कैपिलरी। टक टक टक। हाँ, और ये रहा हमारा लिक्विड। तो लिक्विड का कलर वाइट कर लेते हैं, कैपिलरी को नीचे से खोल देते हैं। ठीक है, जो बातें बोल रहा हूँ ध्यान से समझते जाएं। ठीक है, कैपिलरी और लंबी भी हो सकती है नीचे। ठीक है, कर लेंगे। कैपिलरी को ऊपर से भी खोल देते हैं। ठीक है, और ऊपर नीचे से गोला दिखा देते हैं। आ, 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 ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है ये वाला एंगल θc। ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस है कैपिटल R। अगेन सिंबल अलग अलग बुक्स में अलग अलग यूज होते हैं। ये रेडियस ऑफ कैपिलरी है स्मॉल r। ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ दोस्तों। मैं थोड़ा सा इस पेन की विड्थ बड़ी कर रहा हूँ, 90 माइनस थीटा। ये थीटा हो गया, ये थीटा, 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो पहली जो इक्वेशन आई वो आई r cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r। ठीक है, r क्या है, छोटा r क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी, बड़ा r क्या है, रेडियस ऑफ सरफेस या रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो ऑब्वियसली यहाँ PATM है, ये तो हवा में जगह है। यहाँ PATM से प्रेशर कम हुआ, कितना कम हो गया, आप कॉन्वेक्स साइड गए हैं और स्फेरिकल सरफेस है तो 2s/r कम हो गया।
फिर कैपिलरी में राइज हो गया था h हाइट तक, तो h रो जी और ऐड हो गया, तो यहाँ पर जो प्रेशर आया वो आया PATM माइनस 2S/R प्लस h रो जी। ये तो एटमॉस्फेयर वाले लेवल पर ही आ गया, बाहर एटमॉस्फेयर ही तो है, ये पानी का लेवल है, तो ये PATM के बराबर हुआ। तो ये PATM के बराबर हुआ, PATM गायब, h रो जी इज इक्वल टू 2S/R। ओके, h इज इक्वल टू 2S/R रो जी। r की वैल्यू अगर आपको नहीं चाहिए तो छोटा r cos थीटा डाल सकते हो, 2S cos थीटा, क्योंकि बेसिकली रेडियस ऑफ मेनिस्कस देख पाना बड़ा मुश्किल है यार। ठीक है, कैपिलरी में किस शेप की रेडियस बन रही है बड़ा मुश्किल है। कैपिलरी की रेडियस निकालने के लिए स्केल धरना है, तो कैपिलरी की रेडियस की टर्म्स में ज्यादा फॉर्मूला फेमस है। h आ गया और चीजें निकाल लेते हैं। मास ऑफ दिस एक्सेस लिक्विड, मास ऑफ एक्सेस लिक्विड इन कैपिलरी, inside capillary is h into area into rho। h into area करोगे, h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, और उसमें एरिया जो कि r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया है, तो ये चीज आ जाती है r के प्रोपोर्शनल, r की पावर 1 के प्रोपोर्शनल। हाइट थी r की पावर -1 के प्रोपोर्शनल, और पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ एक्सेस मास, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्सेस मास, एक्सेस मास की पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है एक्सेस मास इंटू जी इंटू एच। एम है आर के प्रोपोर्शनल, जी में कुछ लेना देना नहीं है, एच है आर की पावर -1 के प्रोपोर्शनल, तो ये पूरी चीज आर की पावर 0 के प्रोपोर्शनल हो जाती है। ठीक है, ओके, तो ये बहुत बेसिक एलिमेंट्री कंसेप्ट है। यहाँ ये भी बातें नोट की जा सकती हैं दैट एच इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन जी, डिक्रीज इन जी। तो अगर लिफ्ट वगैरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें जी इफेक्टिव बदलेगा तो एच भी बदलेगा। ठीक है, अगर लिफ्ट को फ्री फॉल कर दोगे, इफ जी बिकम 0 या जी इफेक्टिव बिकम 0, जी इफेक्टिव कब 0 होता है? सेटेलाइट वाले केस में, फ्री फॉल वाले लिफ्ट में। तो लिक्विड विल राइज टू द टॉप, rise to the top of capillary, and top layer of liquid become flat, ठीक है, ऐसा होगा। इसी में हम एक और बात छोटी सी नोट कर सकते हैं, अगर देखें तो h बाय cos थीटा, h बाय cos थीटा 2s बाय r रो जी, क्या ये बदल सकता है? अगर मान लो मैंने कैपिलरी यहां कट कर दी, ठीक है, h डैश पर, पानी कैपिलरी में चढ़ता था h हाइट तक, मैंने उससे नीचे वाली हाइट पर कट कर दिया। ठीक है, तो वो ऐसा लग रहा है, ऐसी मन में भाव उठ रहे हैं कि भाई फाउंटेन बन जाएगा, फुश पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, मगर ऐसा नहीं होता। 2s कैपिलरी कट करने से क्या सरफेस टेंशन बदलेगी? ना रे ना, सरफेस टेंशन क्यों बदलेगी? रेडियस ऑफ कैपिलरी बदलेगी। कैपिलरी को कट किया है तो हाइट वाइट बदल रही है, रेडियस नहीं बदल रही। डेंसिटी ऑफ लिक्विड बदलेगी? ना रे ना। जी अर्थ की ग्रेविटी? ना रे ना। तो फिर क्या हुआ? h बाय cos थीटा कांस्टेंट आ गया, तो मतलब h डैश बाय cos थीटा डैश होना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ एक और मेनिस्कस बनता है जो एक नया कॉन्टैक्ट एंगल बनाता है, थीटा डैश। ये नेचुरल कॉन्टैक्ट एंगल नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ही आपने कहा
थीटा डैश ऑब्वियसली फ्लैटर होगा, या कहें थीटा डैश बड़ा होगा, ठीक है, ओके। पर हाँ, ऐसा नहीं होगा कि लिक्विड ओवरफ्लो हो जाए या बाहर आने लग जाए और फाउंटेन बन जाए, ऐसा ना होगा, ठीक है। ऑब्वियसली इस एक्सप्रेशन से आप थीटा डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई एक्सेस प्रेशर और कैपिलरी राइज की थ्योरी और कुछ फाइन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हीं पर बेस्ड मतलब 90% IIT JEE के क्वेश्चंस और नीट के क्वेश्चंस, 90 क्या और ज़्यादा, ठीक है, ये जो बातें बताई यही क्वेश्चंस होते हैं, आपकी बुक्स में भी यही क्वेश्चंस होते हैं। पर हाँ, और अब मैं वो क्वेश्चंस दिखाना चाहूँगा जो कि इन पॉइंट्स का और बेहतर और सुंदर उपयोग करते हुए आएंगे इंजन के रिजल्ट्स, ठीक है। तो चलते हैं अब उन क्वेश्चंस की ओर, ओके। तो देखते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। क्या है? ए कंटेनर कंटेन्स लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन T and density D up to a height h from the bottom. The bottom has a hole where liquid drops, takes hemispherical shape if the atmospheric pressure is P0. The radius of the hole is given by, ठीक है। तो ये डायग्राम थोड़ा सा हम बड़ा कर लें, ठीक है। हाँ, इसको कॉपी कर लेते हैं और उसी में हम इस डायग्राम को बड़ा करके देखेंगे, और बड़ा करके देखेंगे तो फाइन डिटेल्स आ जाएंगी। ओके, थोड़ा सा छोटा रखेंगे। हम्म, 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 ठीक है। दोस्तों ध्यान से देखें, ये आपको यहाँ वाली रेडियस बतानी है और इसके ऊपर पानी चढ़ा बैठा है, कितनी हाइट तक? h हाइट तक। तो यहाँ पानी है, तो यहाँ ये रेडियस तो ना के बराबर है, तो यहाँ जो मैं प्रेशर बोल सकता हूँ अंदर, पानी के अंदर वाली जगह पर प्रेशर बोल सकता हूँ PATM प्लस h rho g। आप आर्ग्यू करोगे तो मैं रेडियस ऑफ जो भी स्फीयर है, जो भी ड्रॉप है, उसकी भी रेडियस ले लूंगा, मगर वो ना के बराबर है। ये h इतना बड़ा है, उसकी रेडियस को क्या लेना देना। और यहाँ जो प्रेशर है वो कितना है? वो PATM है जी। तो क्वेश्चन ऐसा बन गया कि एक सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, यहाँ प्रेशर दे रखा है PATM प्लस h rho g, और यहाँ प्रेशर दे रखा है PATM। तो इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए जी। प्रेशर डिफरेंस होता है h rho g, आ गया प्रेशर डिफरेंस, और वो होता है 2s बाय रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अब रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ठीक है, अगर पीछे वाले क्वेश्चन में देखें तो कॉन्टैक्ट एंगल की बात नहीं की और उसने बोला है हेमिस्फीयर बन रहा है, भाई बोल ही दिया। तो दिस इज अ हेमिस्फीयर, तो दिस इज अ हेमिस्फीयर बोले तो ये रेडियस और ये रेडियस दोनों बराबर हैं, ठीक है, बिकॉज हेमिस्फीयर। तो 2s बाय आर, और आर की वैल्यू आ जाएगी h rho g, सॉरी 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 2s बाय h rho g, विच इज सम ऑप्शन नंबर एस को उन्होंने टी लिखा है, तो ऑप्शन ए मैच कर गया है, ठीक है। तो बहुत ही सरल बट बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो चले दूसरे क्वेश्चन की तरफ, हो सकता है वो इससे थोड़ा मुश्किल हो। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पिटारे में। ही हा हा हा। तो क्या मिलेगा अब हमें? ओके, तो ये एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए इंटीजर टाइप हो सकता है, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप या कहें इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो two soap bubble A and B are kept in a closed chamber where air is maintained at pressure 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक क्लोज चेम्बर है, एक रूम है, ठीक है, और उसके अंदर प्रेशर आपने 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बहुत ही कम प्रेशर मेंटेन किया हुआ है। द रेडियस ऑफ बबल्स ए एंड बी, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के बबल्स आपने बनाए। सरफेस टेंशन इज यूज टू मेक द बबल्स, और सरफेस टेंशन की वैल्यू भी दे रखी है। आपको बताना है बबल्स के अंदर जो गैस है उनके मोल्स का रेशो, ठीक है, ओके। तो जगह है यहाँ, तो जहाँ जगह है वहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बबल है बबल मोटा कर लें थोड़ा सा,
एक बबल है 2 रेडियस का 2 सेंटीमीटर और एक है 4 सेंटीमीटर रेडियस का, और 100 बबल है तो दो सरफेसेस हैं। तो अगर मैं इसके अंदर का प्रेशर डायरेक्ट लिखूं, ध्यान से दोस्तों, बाहर का प्रेशर है 8 से 4s/r ज्यादा, और r को लिख दो RA। इसकी वैल्यू अगर निकालें तो 8 प्लस 4s, 4s कितना है 0.04 इंटू 4, रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, रेडियस ये ना, डायमीटर तो नहीं है, हाँ रेडियस है, 2 बोले तो सेंटीमीटर बोले तो ये कैंसिल कैंसिल, 16/2, 8 ही आ गया, 8 8 16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर आ गया इसके अंदर। इसकी बात करें तो इसके अंदर एक्सेस प्रेशर होगा 8 प्लस बाहर का प्रेशर प्लस 4 टाइम्स सरफेस टेंशन इनटू रेडियस ऑफ बी। रेडियस ऑफ बी कितनी है, रेडियस ऑफ बी उसकी 2 गुना है 4, तो 4 इंटू 0.04 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर का ध्यान रखते हुए यहाँ आ गया 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक जगह प्रेशर है 16, एक जगह है 12, और P1V1 बाय RT1 बाय P2V2 बाय RT2। 1 ना बोलकर 1 को A और B मान सकते हो, ठीक है, चलो हटा ही देते हैं, A और B यूज कर रहे हैं हम सिंबल, तो PAVA बाय RTA, ये NA होगा, हाँ जी ये तो NA होगा, मगर हमें तो NB चाहिए, चलो ठीक है एक ही बात है यार। PB VB बाय RTB इज इक्वल टू NB। ये रेशो लेंगे तो यहाँ से रेशो आ जाएगा, ये टेम्परेचर की बात ही नहीं की तो सेम मान लेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम का रेशो। तो अगर मुझे NB बाय NA चाहिए, NB बाय NA चाहिए, तो B का प्रेशर कितना है 12, B का वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 4 क्यूब, प्रोपोर्शनल टू 4 क्यूब, हाँ कुछ कांस्टेंट भी आएगा उसको K लिख दो। A का प्रेशर 16, उसका वॉल्यूम 2, उसकी रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल, यहाँ भी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट किसी काम का नहीं, रेशो चाहिए हमें, तो 12 इंटू 4 का क्यूब, 4 का क्यूब यहाँ बनेगा 8, 8 जाएगा ऊपर भी 8 बचा, और यहाँ 16, 2 आंसर आया 6, तो 6 आंसर है, ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सुशील टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, हाँ, पर एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये तो नीट में भी आ सकता है क्योंकि बहुत ही छोटा सॉल्यूशन है, सरल सॉल्यूशन है, ठीक है, ओके, तो जरूर इसको समझें देखें। अब हम मूव करेंगे थोड़े से और लेवल अप वाले क्वेश्चंस की तरफ, तो देखते हैं हमारे पिटारे में क्या है। तो आगे बढ़ते हुए हमें मिला, ओहो हो, ये भारी क्वेश्चन है, 2014 का एडवांस का क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझें, भारी क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है, ठीक है, भारी क्यों है, जब बड़ा सॉल्यूशन नहीं है तो भारी क्यों है, इसके भारी होने का कारण है इसकी ज्योमेट्री, ठीक है, बहुत ही शानदार ज्योमेट्री, बहुत ही नई सिचुएशन में पहली बार IIT JEE ने लोगों को फंसाने की कोशिश की थी, और मैक्सिमम लोग फंस भी गए थे, ठीक है, बहुत ही कम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। एक ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ शेप ऑफ ट्रंकेटेड कोन, मतलब थोड़ी टेढ़ी सी है, जनरली कैपिलरी वर्टिकल फेसेस होते हैं, यहाँ थोड़ा सा कोन शेप में है, विद एपेक्स एंगल मतलब वही जो कोन का एंगल बन रहा है वो एंगल अल्फा है, so that its two end have cross section of different radius when dipped in the water vertically, water rise उस टेढ़ी सी जो कैपिलरी थी, कोन टाइप की जो कैपिलरी थी, जिसमें एक बार तेल वेल नहीं डालते, हम तो कुप्पी बोलते थे, आप पता नहीं क्या बोलते होगे, ठीक है, तो वैसी वैसी कैपिलरी है, ठीक है, और जो मुरमुरे खाते हैं ना वैसी शेप है, ठीक है, मुरमुरे खाते हैं ना, भूख लग गई, ठीक है, तो वैसी शेप है, और वाटर राइजेस up to a height h in that capillary where radius of its cross section is b, जहां तक पानी चढ़ रहा है वहां की रेडियस b है, if the surface tension of water is s,
its density is rho or contact angle with the glass is theta, find the value of h in the given parameters। ठीक है, तो ये डायग्राम है, पर ये डायग्राम में आप इसकी सुंदरता नहीं देख पाएंगे, तो एक सुंदर डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे जगह चाहिएगी, तो मैं हथियार लूंगा क्या, पहले बना देते हैं वर्टिकल लाइंस। ठीक है, ये रही हमारी, और पतली कर लो, वर्टिकल लाइंस। ठीक है, ये जस्ट वर्टिकल लाइंस है, इनका कोई खास रोल नहीं है। ओके, दीज आर वर्टिकल लाइंस, और इसमें बना देते हैं एक ट्रंकेटेड कैपिलरी है ग्रीन कलर से। ठीक है, ऐसी कैपिलरी है। ठीक है, पानी में डूबी हुई, और बना देते हैं एक स्फेरिकल येलो कलर से मेनिस्कस। ठीक है, तो मजेदार बातें ये सब है, और इसका रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में पानी यहाँ तक भरा है, पानी को किस कलर से, पिंक कलर से दिखा देते हैं। पानी ये है, ये पानी। ठीक है, ये पानी का लेवल मान सकते हो। ठीक है, नीचे भी पानी ही पानी है। ओके, वाइट कुछ नहीं है, वाइट बस वर्टिकल लाइंस है, वाइट आर वर्टिकल लाइंस, नथिंग, दे डोंट हैव एनी अदर सिग्निफिकेंस। कॉन्टैक्ट एंगल इसको बोलेंगे, यहां से एक टेंजेंट खींची, ये कॉन्टैक्ट एंगल है जो कि थीटा दे रखा है। ये एंगल α/2 है, कैसे पता, सोच के देखो दोस्तों। इसी पेज को अगर मैं ऊपर उठाऊं तो ये एंगल पूरा अल्फा है, और इसको अगर मैं वर्टिकल लाइन से बिल्कुल डिवाइड कर दूं तो ये वाला एंगल α/2 होगा। ये भी वर्टिकल लाइन है, अब जो ग्रीन में खींच रहा हूं, और ये भी वर्टिकल लाइन है, ये एक ही लाइन है, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी α/2 हो जाएगा। वापस से इस डायग्राम को मैं नीचे की ओर ले जा रहा हूं, क्योंकि ऊपर का डायग्राम ज्यादा काम का है। ठीक है, चलो इतना दिखा देते हैं। ठीक, तो अब अगर इस पूरे एंगल की बात की जाए, ये पूरा एंगल यहां से लेकर यहां तक, तो ये पूरा एंगल है थीटा प्लस α/2, और मैं टेंजेंट खींचता हूं, इस टेंजेंट पर जब मैंने मतलब इसके सेंटर से जब जोड़ा, इसकी रेडियस r ये मुझे चाहिए, और कैपिलरी की रेडियस है b। ओके, ये वर्टिकल ये एंगल 90 डिग्री है, यहां से लेकर यहां तक, बहुत बहुत ध्यान से देखें। ये एंगल कितना है, ये है पूरा है पिंक वाला एंगल थीटा प्लस α/2, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा प्लस α/2, और ये वाला एंगल अब मैं अलग कलर का यूज कर लेता हूँ, ऑरेंज, डबल एंगल दिखा रहा हूं मैं, ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा प्लस α/2। ठीक है, तो ये साफ सुंदर डायग्राम बनाने का एक इकलौता यही एम था कि एंगल वगैरह अच्छे से देख पाए। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल बन गया आपका, जिसमें ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, ये रेडियस ऑफ कैपिलरी, और ये एंगल है थीटा प्लस α/2। तो बेसिकली एक रिलेशन आ गया r cos थीटा प्लस α/2 इज इक्वल टू b, और फिर से वही कैपिलरी राइज का फॉर्मूला h। ठीक है,
या फिर कहें आप उसी डेरिवेशन को दोबारा परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ प्रेशर क्या होगा, यहाँ प्रेशर होगा PATM, यहाँ प्रेशर क्या होगा, कॉनकेव साइड पर ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स पे कम, तो PATM माइनस 2s बाय रेडियस ऑफ मेनिस्कस। h हाइट नीचे जाके प्रेशर क्या होगा, h हाइट नीचे जाके प्रेशर होगा PATM माइनस 2s बाय r प्लस h रो जी, और ये बराबर होगा किसके, PATM के, क्योंकि आप सरफेस के लेवल पे पहुंच गए हो। तो PATM गायब, वापस से सेम फॉर्मूला, h इज इक्वल टू 2s बाय r रो जी। हमें रेडियस तो पता नहीं है कैपिलरी मेनिस्कस की, तो हम r को एलिमिनेट कर रहे हैं, और यहाँ जाता है 2s cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाय 2 बाय b रो जी। ओके, सो दैट इज द फाइनल आंसर। और कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, कोई मैच हुआ भाई, हाँ हो गया भाई, डी ऑप्शन मैच हो गया। क्या शानदार क्वेश्चन है, कैपिलरी राइज के फॉर्मूले में ही एक थोड़ा सा सटल चेंज करके मचाऊ क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, यही ब्यूटी होती है जेईई एडवांस के क्वेश्चंस की। और अब तो नीट में भी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आने लग गए हैं, लास्ट ईयर आपको देखा ही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सिचुएशन की ओर देखते हैं क्या हमें मिलता है। ओके, तो एक और क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, और ये कई सारे अच्छे क्वेश्चंस को जन्म दे सकता है। ठीक है, समझे। Water rises up to a height h in a capillary tube lowered vertically into a water up to a depth L as shown in the figure। तो एक कैपिलरी थी, बड़ी सी कैपिलरी है, ठीक है, उसमें h हाइट तक पानी चढ़ के बैठ जाता है जब उसको पानी के अंदर आप L डेप्थ तक डुबाते हो तो। ठीक है, वैसे L डेप्थ से h का कुछ लेना देना होता नहीं है। ठीक है, L डेप्थ से h का कुछ लेना देना नहीं होता है, पर हाँ इन्होंने जानकारी दी है। तो जो पानी की कुल लंबाई है ना, वो h प्लस एल है, काम की बात इतनी है, पानी की कुल लंबाई h प्लस एल है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने अपर एंड को, द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज्ड, अच्छा लोअर एंड क्लोज किया जाता है और ट्यूब को बाहर निकाल लिया जाता है ऐसे करके, और फिर हाथ हटा दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, पानी गिरेगा और कुछ पानी ट्रैप होके रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी पूछते हैं कुछ बुक्स में कि वो जो पानी ट्रैप होके रह जाएगा उसकी शेप क्या होगी, और उसकी जो कॉलम की लेंथ है वो क्या हो सकती है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहली सिचुएशन, ट्यूब बना देते हैं, बड़ी बड़ी सी ट्यूब है हमारे पास। ठीक है, तो नीचे से भी ओपन, ऊपर से भी ओपन, ओपन ओपन, ओपन ओपन। ठीक है, इसको नीचे से बंद करके, हाथ से बंद करके, आपने अपने हाथों से बंद किया, और इसमें जो पानी चढ़ के बैठा हुआ था वो था H प्लस एल, H प्लस एल। ठीक है, अब आपने इसको छोड़ दिया, ओपन कर दिया नीचे से भी, तो क्या होगा, पानी ना कुछ ऐसी शेप ले लेता है। ठीक है, पानी कुछ ऐसी शेप ले लेता है, दिस इज द ओनली शेप पॉसिबल। क्यों, सोच के देखें, यहां PATM ओपन है, यहां PATM माइनस 2s बाय आर, ये H डैश जो हमें निकालना है, यहां यहाँ PATM है नीचे वाली जगह, ओपन एटमॉस्फेयर है, ओपन एयर है, PATM, और इस साइड ये कॉन्वेक्स साइड है, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, PATM प्लस 2s बाय आर। तो इन दो पॉइंट्स के बीच जो प्रेशर डिफरेंस है वो 4s बाय आर दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 4s बाय आर। तो 4s बाय आर कुछ और नहीं, H डैश रो जी के बराबर है। तो H डैश की वैल्यू आ गई, H डैश इज इक्वल टू 4s बाय आर रो जी। ठीक है,
एच डैश इज 4s बाय आर रो जी। अब एच डैश ऑब्वियसली एच प्लस एल से ज्यादा तो हो नहीं सकता, एच की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। कैपिलरी राइज पहले जब लिक्विड में डूबा था तो 2s बाय आर रो जी, ओके 2s बाय आर रो जी। तो एच है जहां तक पानी पहले डूबा पानी कैपिलरी में राइज कर रहा था लिक्विड से बाहर, वो एच है। और ये पानी जो टिक गया कैपिलरी के अंदर वो एच डैश है, ठीक है, डबल है ये, ठीक है। बट ध्यान से इफ पहला केस लेते हैं, L इज ग्रेटर देन H, if L is greater than H तो obviously it means L plus H is greater than 2H, is greater than 2H। तो ये जो हाइट है ना ये 2H से ज्यादा है। और H डैश अगर देखें तो H डैश कितना आ रहा है, 2H आ रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि कुछ पानी जब मैं ट्यूब निकालूं और हाथ हटाऊं तो कुछ पानी गिर जाए? ऑब्वियसली मैंने पानी ऐसे ये पानी निकाला, नीचे हाथ था तो मुझे दिख रहा था 12 सेंटीमीटर पानी, पूरा H प्लस L मिलाकर 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। H था 4 सेंटीमीटर, 4 नहीं 3 सेंटीमीटर मान लो, तो 2H हुआ 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा L था, ठीक है, ओके। ऐसी वैल्यूज ले, तो क्या ऐसा हो सकता है इस 12 सेंटीमीटर में से सिर्फ 6 सेंटीमीटर पानी बचे? हाँ हो सकता है, थोड़ा पानी गिर जाएगा, ठीक है। इन दैट सिनेरियो अगर L प्लस H 2H से ज्यादा है तो H डैश किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली 2H के बराबर होगा। बट अगर L जो है वो H से छोटा है, L जो है वो H से छोटा है तो पक्की बात है L प्लस H 2H से छोटा होगा। L प्लस H जो पूरा पानी की हाइट है पहले से वो 2H से छोटी है, तो H डैश 2H के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि पानी हवा में उड़ के टब से निकल के ऐसे ऊपर थोड़ी भागेगा यार, ठीक है। टब नीचे रह गया, आपने ट्यूब को ऊपर निकाल लिया था, अब आपने हाथ हटाया तो ऐसे थोड़ी हुआ पानी जमीन से उड़ के आएगा और ट्यूब में घुस जाएगा, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन H डैश विल बी सिंपली, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? L प्लस H, पूरा का पूरा लिक्विड कॉलम टिक गया, ठीक है। इन दैट सिचुएशन H डैश विल बी L प्लस H। तो ये दो सिचुएशंस हैं, और अगर L H से बड़ा है तो 2H हाइट आ रही है, और अगर L H से छोटा है तो ऑब्वियसली द मैक्सिमम कॉलम लेंथ विल रिमेन इंटैक्ट, जितना पानी था ट्यूब में उतना पूरा का पूरा L प्लस H बच जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, और अब हम आगे देखते हैं एक और शानदार सिचुएशन की ओर मूव करते हुए। आहा 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 आ, ठीक है। तो ये इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, मगर अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सॉल्व करें और समझें इसको। और ये थोड़ा सा कंसेप्ट ये जो है वो आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाउंड्री लाइन पर जाएगा, जिससे कि आपको स्फेरिकल मेनिस्कस के अलावा भी डिफरेंट टाइप के जो मेनिस्कस होते हैं उनका आइडिया लगेगा। तो दो पैरेलल ग्लास प्लेट्स हैं, डिप्ड इन पार्टली इन द लिक्विड, ऐसे करके पैरेलल प्लेट्स थी, ठीक है, ऐसे करके पानी में डाल दिए, ठीक है। तो इन पैरेलल प्लेट्स के बीच में पानी चढ़ के बैठ गया, ठीक है। और d इनके बीच की दूरी थी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज x, द सरफेस टेंशन फॉर द लिक्विड इज t and the angle of contact is theta, then the rise of liquid between the plates due to capillary, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ यहीं सॉल्व करने की, और अगर हमें और जगह चाहिएगी तो हम पेज ले लेंगे, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू मेक टू व्यूज फ्रॉम द डायग्राम, ठीक है। ये दो पैरेलल प्लेट्स पानी में डाली, थोड़ा लंबी कर देते हैं। पानी इनमें ऐसे चढ़ के बैठ गया, ठीक है। ये पानी है और ये पानी का बाहर लेवल है, ठीक है।
ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें मेनिस्कस की शेप ऑफ मेनिस्कस इज सिलेंड्रिकल, शेप ऑफ मेनिस्कस इज सिलेंड्रिकल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, CYLAND। ये जो मेनिस्कस की शेप है ऐसे करके एक सिलेंडर की तरह आ रही है दो प्लेट्स के बीच में। इसका एक दूसरा डायग्राम भी बना लेना चाहिए जो फ्रंट से होगा। अब मैं बिल्कुल सामने से देख रहा हूं दोस्तों, ठीक है। ये डायग्राम क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। ये ग्रीन मेनिस्कस है और इसका सेंटर ले लो और ऊपर से ट्यूब खोल देते हैं, ठीक है। ये लिक्विड है, इसमें चढ़ के बैठ गया, ये बाहर का लेवल था, ठीक है। और चाहो तो नीचे से भी खोल देते हैं, ठीक है। तो एच हाइट चढ़ के आपका लिक्विड बैठ गया, वही एच हाइट आपको चाहिए। फिर से रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ये प्लेट्स के बीच की दूरी का आधा कर दिया है मैंने, तो d/2 बोल सकते हैं। d बोला है, b बोला है, d बोला है, तो ये d/2। ये कॉन्टैक्ट एंगल थीटा, तो ये थीटा यहाँ आ जाता है, ये थीटा। r और d/2 में रिलेशन आ गया, r cos थीटा इज d/2। और इस बार ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से, यहाँ PATM होगा, हवा है ये, तो यहाँ जो प्रेशर आएगा, ये मेन पॉइंट है। यहाँ पर लोग मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं, लिख देते हैं PATM -2s/r। क्या लिख देते हैं? -2s/r। आदत पड़ चुकी होती है स्फेरिकल मेनिस्कस का फॉर्मूला लगाने की, मगर यही गलती है। ये -2s/r ना आकर कितना आएगा? -s/r आए। ये क्या हुआ? ये तो पहली बार हमने यूज किया है -s/r। क्यों दोस्तों? फिर से ये एक सिलेंड्रिकल मेनिस्कस है, ना कि स्फेरिकल मेनिस्कस, ठीक है। और एच हाइट नीचे जाएंगे तो यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा ऑब्वियसली PATM -2s/r। जहाँ से आप चले थे उसमें HROG जुड़ा था और आप पानी के सतह पर आ गए हैं, तो वो PATM के बराबर प्रेशर रखेगा। गायब गायब, HROG की वैल्यू आ गई, हाउ मच? 2s, ओ सॉरी 2 क्यों लिख दिया? मैंने भी 2 लिख दिया भाई, देख रहे हो, गलती भाई से भी हो रही है। ओके, PATM -s/r, यहाँ 2 लिखते लिखते मैं बच गया, s/r, और s की r की वैल्यू डाल सकते हैं आप, r इज d/2 cos थीटा, सो 2s cos थीटा बाई d, ठीक है, यही आएगा ना। हाँ, h की वैल्यू आ गई 2s cos थीटा बाई d rho g, ठीक है। हम s को t लिखते हैं, तो 2s चाहिए क्या? चाहिए क्या? देन द राइज ही चाहिए, तो d rho g, d rho x। अच्छा, हमारा जो d है वो थोड़े सिंबल अलग हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने सिंबल्स अपने हिसाब से ले लिए, ठीक है। इनका, हमारा जो d है वो था सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, वो इन्होंने x बोला है, ठीक है। तो मैं अब नए सिंबल्स का इनके हिसाब से सिंबल्स ले रहा हूँ। 2 है, s की जगह t यूज़ किया है, थीटा की जगह थीटा यूज़ किया है, पर d की जगह x यूज़ किया है, रो की जगह d यूज़ किया है, और g यूज़ किया है, तो 2t cos थीटा बाय x डी जी,
ठीक है, सेकंड ऑप्शन मैच कर गया है। तो बहुत ही शानदार बट लीग से हट के अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखे हुए होने चाहिए, तभी आपकी प्रिपरेशन इस बार हम 100% मान पाएंगे, ठीक है। तो ये जो लेक्चर था इसमें हमने काफ़ी अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर किए जो कि ट्रेडिशनल नहीं थे ऑब्वियसली, ठीक है, मगर सरफेस टेंशन के सारे एस्पेक्ट्स मैंने आपके सामने खोल खोल के आहा तराश तराश के रखे। तो इनको ज़रूर देखें, इनको ज़रूर समझें और इन क्वेश्चंस को खुद दोबारा करने की कोशिश करें, जहां अटके वहां वापस आएँ। कमेंट सेक्शन में लिखें अपने डाउट्स, वी विल ट्राई टू आंसर ऑल योर डाउट्स एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय एवरीवन।